Hello guys, let's analyze how the law of quashing of criminal proceedings works when a contractual dispute gets converted into a criminal case of cheating. So let us pick up a real case of Sushil Sethi versus State of Arunachal Pradesh. Let us first see the undisputed facts of this case. Now undisputed facts देखने की यहाँ पर इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो कोर्ट्स होती है while analyzing the quashing they do not conduct a mini trial. वो कोर्ट्स जो है वो उतने ही फैक्ट्स देखती है जो कि कंप्लेंट चार्जशीट और ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल है. तो इस केस के अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स समझते हैं. होता यह है कि 1993 में एक कंपनी मैसर्स SPML इंफ्रा लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी होगी उसको नुरांग हाइडल पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करना होगी. अब ये प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन होता है 1996 में और 1997 में डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसको एक सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. अब इसके बाद होता यह है कि 1998 सितंबर तक ये जो प्रोजेक्ट होता है वो 90 लाख किलोवाट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुका होता है ऑलरेडी. सब कुछ सही चल रहा होता है एंड सडनली इन द ईयर अराउंड 2000 एक डिस्प्यूट आता है पैसे को लेके. जो हमारे अपेलेंट्स हैं इनका कहना ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इनको जो है मेंटेनेंस के पैसे नहीं दे रही है. तो जो अपेलेंट्स है वो एक नोटिस भेजते हैं गवर्नमेंट को कि आप हमें मेंटेनेंस के पैसे दे दीजिए वरना हम 31 मार्च 2000 तक इस प्रोजेक्ट को छोड़ के चले जाएंगे और आप इस पर फिर टेक ओवर कर लीजिएगा. अब इसके बाद होता है कि कुछ महीने बाद जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वो अपेलेंट्स को कहती है, कंपनी से ये कहती है कि आप जो है आपने हमें डिफेक्टिव टर्बाइंस दी है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स की टर्बाइन दी है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दीजिए. अब होता यह है कि कंपनी की गुडविल देखिए कि जो DLP होती है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड वो 18 मंथ का था बेसिकली. तो टेक्निकली 1996 से अराउंड जुलाई 1998 में वो ख़त्म होने का था. अब जो ये डिस्प्यूट अराइज होता है टर्बाइंस का 2000 में अराइज हो रहा है तो ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से भी बाहर है. फिर भी कंपनी अपनी गुडविल दिखाती है और टर्बाइंस को रिप्लेस कर देती है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, टर्बाइन डिफेक्टिव कंपनी की गलती की वजह से नहीं है. ये जो टर्बाइंस ली गई थी प्रोजेक्ट के लिए वो किसी थर्ड पार्टी से ली गई थी और थर्ड पार्टी ने एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी भी इशू किया था कंपनी को, ये सेटिस्फाई करने के लिए जो टर्बाइंस है वो अच्छी क्वालिटी की है. और ये जो टर्बाइंस थी फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट में लगाई गई थी. अब होता है कि टर्बाइंस कंपनी रिप्लेस कर देती है. उसके कुछ महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक FIR लॉन्च करती है अपेलेंट्स के खिलाफ जो कि है डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर. इसमें नोट करने वाली ये बात है कि कंपनी को अक्यूज नहीं बनाया जाता है, सिर्फ उसके डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को अक्यूज बनाया जाता है. ये FIR लॉन्च होती है 2000 में ये कहते हुए कि हमें जो है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की टर्बाइंस इशू की गई थी, जिससे ये साबित होता है कि जो अपेलेंट्स थे उनका इरादा हमसे शुरू से चीट करने का था. अब ये इन्वेस्टिगेशन चलती है 4 साल तक. सन 2004 में एक चार्जशीट फाइल करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ये कहता है कि 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 चीटिंग दोनों के चार्जेस बनते हैं. अब चार्जशीट में ये लिखा होता है कि जो मटेरियल था वो तो सब स्टैंडर्ड का था ही, पर जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लगाया था वो बहुत ज़्यादा था. इनको जितना को 1 लाख की टर्बाइन पड़ रही थी तो इन्होंने 5 लाख हमें उसके लिए चार्ज किया. तो आयोग का कहना यह होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है और प्राइजेस ज़्यादा हमें बोले गए हैं. अब मज़े की बात यह है कि 2004 को चार्जशीट फाइल होती है और 2017 में समन्स जाते हैं. तो जो पहला ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने देखा वो एक टेस्ट था. सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या अगर सबको ट्रू मान भी लिया जाए तो क्या कोई चीटिंग का ऑफेंस बनेगा. चीटिंग का ऑफेंस होने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज
कि जो आपका इंटेंशन है वो शुरू से ही फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स देखे और ये पाया कि कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या शुरू से डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो चीटिंग दिखाने के लिए फैक्ट था वो सिर्फ एक था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए, वो एक ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की टर्बाइन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली चीज कि ये टर्बाइन इन्होंने खुद नहीं बनाई है, ये जो है आउटसोर्स थी। दूसरी चीज कि डीएलपी खत्म होने के बाद भी इस टर्बाइन को कर दिया गया था रिप्लेस्ड, जो कि गुडविल दिखाता है। अगर कंपनी शुरू से ही चीट कर रही होती तो वो कभी आपके साथ टर्बाइन रिप्लेस करती ही नहीं। इसके बाद एक दूसरा लीगल पॉइंट उठा कि जो अपेलेंट्स थे वो डायरेक्टर थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब चार्जशीट में कहीं भी कंपनी को अक्यूज नहीं बनाया गया, जो मेसर्स एमएसपीएल थी उसको अक्यूज नहीं बनाया गया। अब लॉ ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ये कहता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पहले तो कंपनी अक्यूज है और जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख रहे थे उस वक्त वो डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर देख रहे थे, तभी आप डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को अक्यूज बना सकते हो। बिना कंपनी को अक्यूज बनाए हुए आप दोनों को अक्यूज नहीं बना सकते। तो ये दूसरा ग्राउंड देखा। अब इन दोनों के बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चार्जशीट फाइल हुई थी 2004 में और समन्स गए हैं 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर ट्रायल। और इन तीनों की लाइट में सुप्रीम कोर्ट क्वाश्ड दिस केस एंड सेड दिस was a case of purely civil nature and hence is liable to be quashed.